बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के वेबिनार को। जो मोडस ऑपरेंडी हमने रखा हुआ है अपना, वो ये कि हम पिछले जो आपके वेबिनार में हमने आपसे कहा कि पिछले वीक में जो लेक्चर्स आप देखें उनको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम ये भी आपसे डिस्कस कर लेंगे कि अपकमिंग वीक में, जो कि ईद का वीक है, कुर्बानी का वीक भी है, उसमें आपने कौन कौन से लेक्चर्स सुनने हैं और जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनमें क्या टॉपिक्स हैं। कोशिश हम ये करेंगे कि हम इस हफ्ते ज़्यादा लेक्चर्स आपको दे दें। उसकी वजह ये है कि क्योंकि छुट्टियां हैं आपकी, तो पहले दिन आप करें बकरा और दुम्बे की कुर्बानी, दूसरे दिन बड़े जानवर की कुर्बानी, तीसरे दिन दें अपनी कुर्बानी, और तीसरे दिन बैठ के देखें सारे लेक्चर्स। सो यू विल बी गिविंग यू मोर लेक्चर्स ताकि आप अपनी ईद की छुट्टियों को ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करें। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने पिछली वेबिनार में जो आपसे कहा कि जो टॉपिक्स आप लेक्चर्स देखें, उन एरियाज में सबसे इम्पोर्टेंट एरिया था और जिसका हमने जिक्र भी किया था थोड़ा बहुत, उस सेंसिटिविटी एनालिसिस का। कितने लोगों ने ये लेक्चर सेंसिटिविटी एनालिसिस के देख लिए? वो ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताएं। हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू वॉच दीज लेक्चर्स? यस, सीन। और कितने लोगों ने किए हैं, लेक्चर्स देखे हैं? वो भी लिखते जाएं चैट बॉक्स में। यस यस, चलें, सीम्स लाइक फ्यू पीपल हैव सीन दोज लेक्चर्स। मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। सेंसिटिविटी एनालिसिस का जो टॉपिक हमने आपने देखा होगा, इट्स बेसिकली अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें हेल्प करता है इन असेसिंग द सेंसिटिविटी ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन एनपीवी अप्रेजल। इस सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट परसेंटेज चेंज एन एडवर्स चेंज in one particular variable can turn my NPV to zero। जब हम NPV बना रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट का अप्रेजल कर रहे हैं, फाइनेंशियल वायबिलिटी असेस कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज अ फोरकास्ट। When everything is a forecast, so the actual results can deviate from that forecast। हमने एक फोरकास्टिंग ही की है ना, जिसकी बेसिस पे NPV एनालिसिस किया कि हाँ जी, हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और इस प्रोडक्ट की जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी पॉजिटिव आ रही है, वी शुड गो फॉर इट। उस फाइनेंशियल फीजिबिलिटी में हमने जितनी भी चीज़ें ली हैं वो अजम्पशंस कहें, फोरकास्ट हैं हमारी। कितनी सेलिंग प्राइस रहेगी, इतना वॉल्यूम हम सेल करेंगे, ये मेरी कॉस्ट होगी वेरिएबल, उस वेरिएबल कॉस्ट में ये मेरे मटेरियल की, ये लेबर की, ये फला की कॉस्ट होगी, ये मेरी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट होगी, इतनी मेरी प्रोजेक्ट की लाइफ होगी। ये सब क्या है? ये सब फोरकास्ट हैं। और ये मेरा रिक्वायर्ड रेट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो मैं फाइनेंस रेज करूंगा उसकी बेसिस पे। तो ये सब फोरकास्ट हैं। Now, as you actually move into the project, वो कहते हैं ना, there are too many slips between even cup and lip। तो जब आप एक्चुअल एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो बाद का तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही जो आपने एस्टिमेट की हुई होती है, वो एक्चुअल कॉस्ट ही 20% उससे ज़्यादा हो जाती है, 10% ज़्यादा हो जाती है। वो सेलिंग प्राइस जो आपने फोरकास्ट की हुई होती है, पता चला कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट आ गई और उसके बाद ये हुआ कि जी प्राइस वॉर में आप पड़ गए एंड यू आर नॉट एबल टू सस्टेन और चार्ज दोस प्राइसेस। कॉस्ट आपने एक सर्टेन अज्यूम की, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि जी वो कॉस्ट सारी जो आपने अज्यूम की थी वो सारी आउट हो गई, है ना। तो ऐसा हो सकता है, वी ऑल नो दिस, वी लिव इन दिस वर्ल्ड। तो उसके लिए फिर क्या जरूरी है कि हम प्रोजेक्ट के सारे फैक्टर्स को, हमने एक एनपीवी एनालिसिस किया अपने बेस्ट जजमेंट फोरकास्ट की बेसिस पे। उसके बाद हम हर फैक्टर का एक सेंसिटिविटी एनालिसिस करके ये देख लेते हैं कि किस वेरिएबल में कितनी एडवर्स चेंज आ जाए तो मैं जीरो एनपीवी पे आ जाऊंगा पॉजिटिव एनपीवी से, है ना। तो मुझे उसमें एक तरीके से पता चल जाता है कि इस फैक्टर में कितना मार्जिन ऑफ एरर मेरे पास मौजूद है इन एक्चुअल फोरकास्ट, इन एक्चुअल रिजल्ट्स वर्सेस द फोरकास्ट। कितना मार्जिन ऑफ एरर, कितना कुशन अवेलेबल है कि my forecast can go wrong up to that percentage, so I am fine because I'll still be in positive NPV or minimum zero NPV। क्योंकि zero NPV का मतलब कि मुझे मेरा जो required return था वो भी मिल गया, प्रिंसिपल भी मिल गया, उससे over and above कुछ नहीं मिला, that's fine। बट जीरो NPV से नीचे नहीं आ सकता मैं। तो हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस का फिर आपको बताया कि ये जैसे ये वो टॉपिक है जो आप पढ़ भी चुके हैं कॉस्टिंग में, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ एरर एनालिसिस के नाम से।
वहां हम प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से सेंसिटिविटी या मार्जिन ऑफ एरर या ब्रेक इवन करते थे, या हम एनपीवी के पर्सपेक्टिव से करते हैं। तो सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी होगी तो होगा एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ सेल्स कैश फ्लोज। वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी होगी तो होगा एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की सेंसिटिविटी होगी तो एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। वॉल्यूम की सेंसिटिविटी होगी तो होगी एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की भी सेंसिटिविटी होगी तो हमने कहा इट वुड बी एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की पीवी वही होती है जो जनरली आपने कर रहे होते हैं, क्योंकि ये टाइम जीरो का कैश आउटफ्लो होता है। तो इसमें डिस्काउंटिंग की जनरली इस पीवी और इनिशियल इन्वेस्टमेंट और उसकी पीवी तकरीबन सेम ही होती है। तो ये हो गया आपके सेंसिटिविटी एनालिसिस में। न्यूमरेटर में एनपीवी कांस्टेंट है बिकॉज हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट परसेंटेज चेंज विल टर्न माय एनपीवी टू जीरो, राइट। तो एनपीवी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हर वो फैक्टर जिसकी आप सेंसिटिविटी निकालना चाहते हैं। लेट सपोज करें मेरे पास सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी आ गई 13%, वेरिएबल कॉस्ट की आ गई लेट से 27%, फिक्स कॉस्ट की आ गई जी 44%, वॉल्यूम की सेंसिटिविटी आ गई 20%, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की आ गई जी 30%। तो मेरा मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर क्या हो गया? मोस्ट सेंसिटिव वो फैक्टर है जिसमें थोड़ी सी भी चेंज कैन टर्न माय एनपीवी टू जीरो। कि ओनली 13% की डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस कैन टर्न माय एनपीवी टू जीरो। अच्छा, सेंसिटिविटी एनालिसिस करने से पहले नेचुरली आपके पास एनपीवी एनालिसिस मौजूद होना चाहिए, एनपीवी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। ये बात तय है, जब भी तो आप न्यूमरेटर में एनपीवी लिखेंगे अपनी। तो इसका मतलब ये है कि 13% की डिक्रीज कैन टर्न माय एनपीवी टू जीरो। यहाँ 27% की इंक्रीज, कॉस्ट की इंक्रीज एनपीवी को जीरो करेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो एनपीवी जीरो होगी, यानी मेरी पॉजिटिव सरप्लस खत्म होगा। और प्राइस, वॉल्यूम और जो है रेवेन्यू है उसकी डिक्रीज एनपीवी को जीरो करती है। ये हमारी जनरल नॉलेज है, कॉमन सेंस है ये। तो अब सबसे पहला सेंसिटिव फैक्टर ये, दूसरा मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर ये। जब सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू हम अपना मोस्ट सेंसिटिव या क्रिटिकल फैक्टर्स, जो सबसे, वीडियो स्लाइटली ब्लर, अब बेहतर है बेटा फरहान? जी बताइए फरहान, अब वीडियो क्लियर है आपको? जी अच्छा। तो दो मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर्स आ गए। जब सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू आपके पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं ना, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस 3 स्टेज पे आपका ये एनालिसिस आपको हेल्प करता है। एक, इवन इनिशियल एनालिसिस के वक्त ही, अभी आप एनपीवी एनालिसिस किया, साथ ही आपने ये किया, अभी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, एंड यू नो दैट दीज आर द सेंसिटिव फैक्टर्स, then before you actually go and execute the project, आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले अपनी इन फोरकास्ट को दोबारा रिव्यू कर लें। इसको थोड़ा और ये वाकई कंजर्वेटिव है, बहुत अग्रेसिव तो नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइस की 13% डिक्रीज कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं है, बहुत ही मामूली सी डिक्रीज है। और अगर 13% की सेंसिटिविटी है तो आपको परेशान होना चाहिए कि कहीं भी थोड़ी प्राइस वॉर हो गई, कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आ गई और आपको प्राइस कम करना पड़ गई, तो ऐसा ना हो कि आपका प्रोजेक्ट वायबल ही ना रहे। तो व्हाट यू डू इज दैट यू गो एंड इनिशियल एनालिसिस के वक्त यू रीअसेस द फोरकास्ट, स्पेशली फॉर द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर्स। जब आपने कर लिया, आपने कहा नहीं हाँ ये ठीक है, ये हमारे हिसाब से कंजर्वेटिव ही है और ये फोरकास्ट में कोई ऐसी हमने एग्रेसिव अजम्पशंस नहीं ली, ये बिल्कुल ठीक ही है, तो जब, और हमें ये प्रोजेक्ट करना भी है, तो जब एक ये आपको आइडेंटिफाई हो गया, तो अब फिर क्या फायदा होगा आपको? यू स्टार्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आप दो काम करेंगे। एक, यू ट्राई टू मिटिगेट वेरिएशन या रिस्क
of most sensitive factors. ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको पता है कि मेरी सेलिंग प्राइस मेरा मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर है, तो आप अपने कुछ बड़े कस्टमर्स आइडेंटिफाई करेंगे और उनके साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें एटलीस्ट लॉन्ग टर्म प्राइसिंग अपनी फिक्स कर देंगे, यू नो, लॉन्ग टर्म सेल्स एग्रीमेंट कर लें अपने उन कस्टमर्स के साथ कि जी हम 3 साल 4 साल की आपके साथ जो है ना हम सेल्स का एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम आपको एक प्राइसिंग दे देते हैं, प्राइसिंग हमारी फिक्स्ड होगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप मेजर कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से या मेजर सेल्स के पर्सपेक्टिव से आप 80-20 का रूल अप्लाई करेंगे। नेचुरली यू कांट गो एंड डू इट फॉर एवरी कस्टमर, बट फॉर योर मेजर सेल्स यू विल ट्राई टू रिमूव द वेरिएशन फ्रॉम इट। सिमिलरली वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से भी आप कोशिश करेंगे कि मैं वॉल्यूम को भी जितने हद तक जो मैंने फोरकास्ट एनपीवी में अज्यूम किया है टू दैट एक्सटेंड कोशिश करूं 70-80% लॉक कर लूं फॉर द प्रोजेक्ट पीरियड। So there are two things that you will do. One is that you would try to mitigate the risk during the execution of the project, कि आप उसमें से वेरिएशन का कंपोनेंट निकाल लें। दूसरा, you will keep close watch on those factors, और उन those factors पे फिर आप क्या करेंगे, you would keep close watch on those factors। अब आपके पास 25 प्रोजेक्ट के कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं और रेवेन्यू कंपोनेंट्स हैं, आप सब पे फोकस नहीं रख सकते, लेकिन अगर 2 या 3 सीनियर मैनेजमेंट आप चाहते हैं तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको आइडेंटिफाई कर देगा ये प्रोजेक्ट ये क्रिटिकल सक्सेस या मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर्स हैं। इनमें थोड़ी सी भी चेंज आएगी तो आपका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ऐसा होगा कि इमीडिएटली एस्केलेट हो जाए टू द एग्जीक्यूटिव टॉप मैनेजमेंट, ताकि जो इंटरवेंशन आपने करनी है, जो इमीडिएट डिसीजंस लेने हैं टू करेक्ट द कोर्स, वो आप फौरन कर लें। तो ये आपके फोकस में रहेंगे, ये आपके रडार में रहेंगे मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर्स टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट जो कि आप कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो। तो यूं सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको हेल्प करता है इन रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो इट्स कॉल्ड अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये तो इसकी पॉजिटिव साइड हो गई, इसकी जो नेगेटिव साइड है वो नेगेटिव साइड ये है कि इट्स अ वन फैक्टर एट अ टाइम मॉडल। जब मैं ये कह रहा हूं कि सेलिंग प्राइस की डिक्रीज कैन टर्न माय एनपीवी टू 0, तो अजम्पशन ये है कि ऑल अदर फैक्टर्स वुड रिमेन द सेम एज पर द फोरकास्ट। सेटरिस पेरिबस जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते थे, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूं 27% वेरिएबल कॉस्ट की एडवर्स वेरिएशन कैन टर्न माय एनपीवी टू 0, तो दिस 27% इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ऑल अदर फैक्टर्स गो एग्जैक्टली एज पर द फोरकास्ट। जब मैं कह रहा हूं यहाँ 20% वॉल्यूम, तो मैं ये कह रहा हूं कि ऑल अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइस आर एग्जैक्टली गोइंग एज पर द फोरकास्ट। प्रैक्टिकली इट डजंट हैपन लाइक दिस, मेनी फैक्टर्स आर इंटररिलेटेड। मेरी कॉस्ट बढ़ती है तो मैं उसका पास ऑन प्राइसिंग पे भी करने की कुछ हद तक पोजीशन पे होता हूं, और होता है। जैसे ही आप देखते हैं कोई चीज बढ़ती है, हर चीज जैसे की फैक्टर्स इकोनॉमी के अगर चेंज हो जाते हैं, आपकी ऑयल प्राइस चेंज हो गई, आपके इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, तो बिजनेसेस अपनी प्राइसिंग को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। कंज्यूमर्स आर आल्सो विलिंग टू पे हायर, कि जी पता है हाँ जी अब ये प्राइस बढ़ गई है तो प्राइस बढ़ेगी। दूध की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, मीट की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, जैसे ही पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी। सिर्फ ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे, ऑल आपकी बाकी चीजें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही ज्यादा आसान है समझना सेल्स, सेलिंग प्राइस एंड वॉल्यूम के इंटर रिलेशन को। हमें पता है जब आप प्राइस कम करते हैं, यू आर एबल टू इंक्रीज योर वॉल्यूम, राइट? If you increase your price, it might have an impact on your volume. Your volume might decrease. There's an inverse relationship between pricing and the volume, right? तो ये बात कि अगर आपने ज्यादा अपने प्राइस थोड़ी कम कर दी, you may be able to attract more customers and you may be able to sell more. तो इसका मतलब है ये फैक्टर्स इंटरलिंक्ड हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस इंटरलिंकिंग को नहीं अकाउंट फॉर कर पाती। तो फिर हम क्या करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, फिर हम करते हैं व्हाट इज कॉल्ड सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस में क्या होता है कि एक आपका बेस केस सिनेरियो बन जाता है कि जी ये मेरा बेस्ट जजमेंट फोरकास्ट हो गई, इसकी बेसिस पे एक एनपीवी हो गई। फिर आप कहते हैं कि मैं एक और कंजर्वेटिव वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेता हूं, जिसमें कहता हूं अच्छा प्राइस भी कम हो जाए तो वॉल्यूम का इंपैक्ट भी ना आए। तो मल्टीपल फैक्टर्स के आप एडवर्स इंपैक्ट्स को अकाउंट फॉर करके एक वर्स्ट केस, एक या दो वर्स्ट केस सिनेरियोस बना लेते हैं। फिर एक दो आप ऑप्टिमिस्टिक
एक दो पेसिमिस्टिक सिनेरियो बन गए तो एक दो और पेसिमिस्टिक के बाद ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो बना लेते हैं और उसकी बेसिस पे देखते हैं कि एनपीवी क्या होगी। तो जनरली 3 और जनरली 3 और इन सम केसेस आप 5 सिनेरियोज बनाते हैं, 2 ऑप्टिमिज्म वाले, एक बिल्कुल बेस केस, 2 पेसिमिज्म वाले, और फिर देखते हैं कि हाउ इज द प्रोजेक्ट लुकिंग नाउ। ठीक है, ये कहलाता है सिनेरियो एनालिसिस। इसका फिर एक नेक्स्ट लेवल है जो कहलाता है मोंटी कार्लो सिमुलेशन। मोंटी कार्लो सिमुलेशन क्या करता है कि आपके पास वो सिमुलेशन टेक्निक कहती है कि भाई जब आपके पास स्प्रेडशीट और कंप्यूटिंग पावर इतनी मौजूद है तो 5 सिनेरियो क्यों, 5000 सिनेरियो क्यों नहीं, पॉसिबिलिटीज। आपने तो मल्टीपल फैक्टर लगाने हैं और सिर्फ देख ही लेना है ना, 2 घंटे 4 घंटे ही लगने हैं ना, तो 5 सिनेरियो क्यों, 5000 25,000 सिनेरियो की एक टेबल क्यों नहीं बना लेते। कि आपने क्या किया, उसमें क्या करते हैं आप, उसमें आपने उठाया कि आपने कहा सेल्स प्राइस ये रही, अब मैं देख लेता हूं मैं इसके अंदर इस सेल्स प्राइस पे अगर ये फैक्टर्स चेंज हो जाएं, ये चेंज हो जाएं, ये चेंज हो जाएं, ये चेंज हो जाएं, तो इसके 100 सिनेरियो एक सेल प्राइस के ये बन गए। फिर मेरी सेलिंग प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाए 1 रुपया और, फिर मैं 100 बाकी चीजों को फैक्टर को चेंज करके देखूं, फिर 100 सिनेरियो और बन गए। फिर मैंने 1 रुपया और सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे की, फिर बाकी सारे फैक्टर्स को चेंज करता गया, फिर 100-150 सिनेरियो उसके बन गए। अब मैंने ये तकरीबन 3-4 हजार सिनेरियो बना लिए कि मल्टीपल फैक्टर्स की परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ। और मैंने क्या किया, उन सबकी एनपीवी निकाल ली और मैंने एक एनपीवी प्रोफाइल बना लिया कि अच्छा इन 5000 लेट से 4000 3000 20000 10,000 व्हाटएवर, मैंने जितनी मैं डिटेल में जाना चाहूँ जा सकता हूँ। स्प्रेडशीट मेरे पास मौजूद है, वो हम आपको एक आध प्रेजेंटेशन एक्सेल पे ही एक बार ब्लो करके दिखा भी देंगे आगे जाके जब मोंटी कार्लो पढ़ेंगे। सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब वो डिसीजन मेकिंग में आपको ऐसे हेल्प करेगी, जब आपने कर दिया ना तो अब आप देखते हैं कितने परसेंटेज ऑफ द सिनेरियोज में मेरी एनपीवी पॉजिटिव है। इज इन ऑल दिस 70-80% पॉसिबल सिनेरियोज में क्या मेरी एनपीवी पॉजिटिव है। अगर ऐसा होता है तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल प्रोजेक्ट पे कितना बढ़ जाएगा। यार 70% ऑफ द पॉसिबिलिटीज मैंने एक्सप्लोर कर ली, 70-75% ऑफ द सिचुएशन में एनपीवी इज पॉजिटिव, लेट्स गो फॉर इट। बेस केस तो पॉजिटिव था ही, है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूं नहीं जी 45%, 40%, इवन 50% सिनेरियो में तो एनपीवी नेगेटिव आ रही है, तो अब क्या होगा, अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल प्रोजेक्ट पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कि प्रोजेक्ट को थोड़ा टेलर मेड ऐसे करूं, कुछ ऐसे सेफगार्ड्स बिल्ड करूं कि मेरा कॉन्फिडेंस आए तो प्रोजेक्ट करूं, बजाय इसके कि करके फिर सर पकड़ के बैठा हूं। अगर 40-45% सिनेरियो में भी 50 से ज्यादा हो गया तो वैसे ही आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन 35-40% सिनेरियो में भी अगर आपकी एनपीवी नेगेटिव आ गई मोंटी कार्लो सिमुलेशन में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है प्रोजेक्ट पे। फिर इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड विद द प्रोजेक्ट, यू रीअसेस, इज दिस द राइट प्रोजेक्ट विद द राइट कॉम्बिनेशन, राइट प्रोडक्ट, राइट मिक्स, right target market I am going ahead or not. Then it is better that you reassess the project, go back to the drawing room rather than going into the execution room. Is everybody with me? तो ये है मोंटी कार्लो की सिमुलेशन हम आपको दिखा भी देंगे, इसका जरा एक पिक्चर लेके डाल दें। ठीक है जी, तो मोंटी कार्लो सिमुलेशन ये कहती है जब कंप्यूटिंग पावर इतनी आज की तारीख में मौजूद है तो सिनेरियो एनालिसिस को भी 3 या 5 पे क्या रिस्ट्रिक्ट करना भाई, फैक्टर चेंज करते जाएं। स्प्रेडशीट कंप्यूटिंग पावर मौजूद है, टक 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 एनपीवी निकलना शुरू हो जाएगी। तो देख लें जितनी पॉसिबल सिनेरियो दिमाग में आते हैं वो 2000 बन जाते हैं, 4000 बन जाते हैं, 200 बन जाते हैं, 10,000 बन जाते हैं, वो सारे पॉसिबल बना लें आप और उठा के उसकी एक एनपीवी का प्रोफाइल बना लेंगे, कितने सिनेरियोज के अंदर एनपीवी पॉजिटिव है, कितने में नेगेटिव है। वो परसेंटेज आपको जब निकल आएगी तो आपका प्रोजेक्ट पे कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाएगा जी। ठीक है, इज एवरीबॉडी विथ मी नाउ? तो रिस्क मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के जो हमने बात की, एनपीवी निकालने के बाद पानी पिला दीजिए। तो एक आपकी सेंसिटिविटी एनालिसिस है, उसका एक नेक्स्ट लेवल सिनेरियो एनालिसिस है, फिर सिनेरियो एनालिसिस का फिर एक और जिसे कहते हैं ना मेगा वर्जन है
सिमुलेशन या मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। अच्छा, अब आ गई, आई होप यहां तक क्लियर हो गया सबको। देयर इज एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसी का एक क्वेश्चन है कि लास्ट में वर्किंग कैपिटल चेंजेस के तमाम सिनेरियोज। जी ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे बेटा वर्किंग कैपिटल चेंजेस के सिनेरियोज। अच्छा जी, सेंसिटिविटी एनालिसिस तक अगर यहाँ पे आपका किसी का क्वेश्चन है, जितनी मैंने बात की कि व्हाट इज दिस टूल, हाउ डू वी फाइंड इट आउट। अच्छा, ये जब आपको कराया गया है तो साथ में आपको परपेचुटी एन्युटी के फॉर्मूलाज को भी डिटेल में डिस्कस किया गया है, उनकी एप्लीकेशन, उनके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। आई एम श्योर जब आप ये देखेंगे तो आप वो सारी चीज़ें भी देख लेंगे। एन्युटी फार्मूला और परपेचुटी फार्मूला वगैरह को ठीक तरीके से एनालाइज करना, वो भी आपको सिखाया गया है, यूज़ करना रादर सेंसिटिविटी एनालिसिस के साथ। बेटा वीडियो अब बेहतर आ रही है बाकी लोगों के पास? कुछ लोगों के पास जो प्रॉब्लम आ रही है अपना नेट चेक करें, कितने लोगों के पास स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है और कितने लोगों के पास क्लियर स्क्रीन आ रही है। जिनके पास वीडियो क्लियर है वो लिखें। इज दिस बेटर नाउ? आईटी वाले को बुलाएं। कुछ लोगों के पास तो क्लियर आ रही है बिल्कुल, हमारे यहाँ भी यहाँ क्लियर आ रही है मोबाइल पे एंड ऑल। जिनके पास प्रॉब्लम हो रही है वो जरा रीलॉग इन करके देखें। अच्छा, हम ठीक करवा देते हैं वीडियो को दोबारा से, अगर किसी को प्रॉब्लम है और शार्प करवा देते हैं। तो यहाँ तक सेंसिटिविटी एनालिसिस तक अभी हमने डिस्कशन की। उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक और भी साथ में आपके पास वर्किंग है। मतलब थोड़ा स्क्रीन को शार्प करें, कह रहे हैं ब्लर आ रही है, वो देख लें प्लीज। फार बेटर हो गई अब ठीक है बेटा। एक बार सब कंफर्म कर दें तो हम आईटी टीम को फिर ओके करें। इज दिस मच बेटर नाउ? अगेन ब्लर हो गई, स्टिल ब्लर। यहाँ से तो होते उनका नेट शो। अब थोड़ा सा और शार्प करें आप। पहले फोकस पूरा है। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, पहले ठीक हो गया था, अब फिर ब्लर हो गया। ब्लर हो गया? हाँ ओके ना, एक सेकंड रुक जाइए। इज इट ओके नाउ? बेटर बेटर बेटर, ठीक हो गया, चले अब बेहतर हो गया, परफेक्ट, जबरदस्त। अच्छा जी, अब इसी सेंसिटिविटी एनालिसिस में फिर आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस विद टैक्सेशन की भी बात की गई है। पहले बेसिक क्वेश्चंस कराए गए, जब टैक्स का एलिमेंट आता है तो फिर आपको बताया गया है कि वर्किंग में ये अंदर पीवी ऑफ सेल्स, फिर नेट ऑफ टैक्स कैश फ्लोस, फिर सिर्फ नेट ऑफ टैक्स। जब भी आप डिनोमिनेटर में कैश फ्लोस लेंगे वो तो नेट ऑफ टैक्स लेंगे, ये बात भी आपको बताई गई है एंड आई एम श्योर आपने वो लेक्चर्स में देखी होगी। यहाँ भी नेट ऑफ टैक्स जहां भी हम कैलकुलेशंस करेंगे वो नेट ऑफ टैक्स है।
क्योंकि एनपीवी कैलकुलेट करते हुए अगर टैक्स का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट किया गया है तो सेंसिटिविटी एनालिसिस कैलकुलेट करते हुए भी जब डिनोमिनेटर में हर कंपोनेंट की हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो उन कैश फ्लोज को नेट ऑफ टैक्स करके फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू ली जाएगी। जैसे सेल्स आ गई तो सेल्स से रिलेटेड जो टैक्स है वो अकाउंट फॉर किया, फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो वो भी करवाया गया है और आपको बताया गया है। आई एम श्योर जिन्होंने लेक्चर्स देखे होंगे उन्होंने उसको भी देखा होगा। फिर इसके साथ साथ आपको सेंसिटिविटी ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट भी कैलकुलेट करना बताई गई होगी, वो भी आपने देखी होगी, वो बताई गई है। सेंसिटिविटी ऑफ द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, उसके साथ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, वो भी लेक्चर्स में यकीनन आपने देखा होगा। क्योंकि लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज आल्सो एन एस्टीमेट, अ फोरकास्ट। हम अज्यूम करते हैं कि मेरी प्रोजेक्ट की लाइफ जो होगी वो लेट से 7 साल होगी, 8 साल होगी, बट गिवन द चेंज ऑफ जो पेस ऑफ चेंज है एंड द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट आर हैपनिंग, it is all the more possible कि life of the project actually turns out to be less than what you actually forecasted. तो अगर सेंसिटिविटी ऑफ लाइफ है 7 साल आपने फोरकास्ट की और एक्चुअल लाइफ ही अगर 5 साल हो गई, 4 साल हो गई, तो यकीनन उसके उसका प्रोजेक्ट की एनपीवी पे एडवर्स इम्पैक्ट आएगा। तो हम लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट की भी सेंसिटिविटी निकालते हैं यूजिंग दिस एस्टिमेटेड लाइफ minus discounted payback period divided by estimated life, और इसकी परसेंटेज फिर फाइंड आउट कर देते हैं। दिस वे वी फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ लाइफ। अगर आपने प्रोजेक्ट की लाइफ अज्यूम की 7 साल, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, वो पेबैक पीरियड जिसमें मुझे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड यानी उतना पीरियड ऑफ टाइम जिस पे मेरी एनपीवी 0 हो जाए, वही डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होता है, जिसमें आई गेट द पीवी ऑफ इनफ्लोज, नॉट द ग्रॉस इनफ्लोज बट द पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज इक्वल टू द इनिशियल आउटले, दैट्स कॉल्ड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। लेट्स से वो आ गई 5, तो हमने डिवाइड किया और हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ लाइफ। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, कि कितनी डिक्रीज हो जाए लाइफ एक्चुअली फ्रॉम व्हाट यू एस्टिमेटेड, कितनी एडवर्स चेंज आ जाए दैट कैन टर्न द एनपीवी टू 0। तो ये बात भी आपको बताई गई है यहाँ पे। उसके बाद फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस के लेक्चर्स में मिसिंग फिगर्स का साथ साथ तस्करा है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस इज आल्सो अ टूल दैट हेल्प्स अस फाइंड आउट मिसिंग फिगर्स। उसकी भी सारी डिस्कशन की गई है। मिसिंग फिगर्स, ना सिर्फ मिसिंग फिगर्स फ्रॉम दिस एनपीवी पर्सपेक्टिव, बल्कि दिस मिसिंग फिगर्स फ्रॉम ओवरऑल क्वेश्चन पर्सपेक्टिव भी सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें हेल्प करती है, उसका भी जिक्र किया गया है। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपके सिलेबस का। इन दैट सेंस एरिया से इंपॉर्टेंट है कि जनरली इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां आपको मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करनी होती हैं। तो मिसिंग फिगर्स में सेंसिटिविटी एनालिसिस भी हमें, ये एनालिसिस उसमें भी हमें हेल्प करता है इन फाइंडिंग आउट मिसिंग फिगर्स। कैलकुलेटर लाइए, चाय लाइए, ये नॉर्मल चाय लाइए और कैलकुलेटर लाइए, कैलकुलेटर। अच्छा जी, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड मिसिंग फिगर्स। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपसे एनपीवी कैलकुलेट नहीं कराई जाती, बल्कि आपसे कहा जाता है कि जी एनपीवी लेट से अज्यूम करें 0 है, यूं कहा जाए कि जी आप बताइए कि एट व्हाट प्राइस आपको 20%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस जिस पे आपको 20%, 15% रिटर्न मिल जाएगा।
जब हमें ये कहा जाए हमें 20% या 15% रिजल्ट मिल जाएगा, इसका मतलब है अगर मैं 20% या 15% से सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करूं और एनपीवी 0 हो जाए, इसका मतलब है मुझे एग्जैक्टली 15% या 20% रिटर्न मिल गया, ना उससे 1% ज्यादा ना 1% कम। जीरो एनपीवी मींस जीरो एनपीवी इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो प्रॉफिट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जीरो प्रॉफिट मींस मुझे कुछ भी नहीं मिला, जीरो एनपीवी का मतलब मुझे मेरा प्रिंसिपल भी मिल गया और जितना रिक्वायर्ड रिटर्न था जो कि मेरा डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट है वही मुझे एग्जैक्टली मिल गया, ना उससे 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। तो अगर मुझे ये कहा जाए कि मुझे प्रोजेक्ट की सारी बाकी चीजें बता दी जाएं और सेलिंग प्राइस ना बताई जाए और कहा जाए बताइए वो क्या सेलिंग प्राइस फिक्स की जाए जिसपे मेरी एनपीवी 0 हो जाएगी, या यूं कहिए जिसपे मुझे एग्जैक्टली 15% का रिटर्न मिल जाएगा। तो जब मुझे कहा जाए वो क्या सेलिंग प्राइस हो जिसपे मुझे 15% का रिटर्न मिल जाएगा, तो इफेक्टिवली मुझे कहा जा रहा है कि एट 15% यू कैन अज्यूम एनपीवी टू बी 0। एनपीवी इफेक्टिवली आपको मिल चुकी है, आपको बताई गई है। अब आप बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो अब आपके पास इसका मतलब है कि रेवेन्यू की फिगर आपके पास नहीं है लेकिन बाकी सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो फिर जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं आपके पास, ऑल अदर कैश फ्लोज जितने भी होंगे, रिमेनिंग कैश फ्लोज, उन सब की आप पीवी निकालें। लेट सपोज करें उनकी पीवी आ गई आपके पास 300 मिलियन नेगेटिव, है ना, और आपको पता है कि एनपीवी आपकी होनी है, आपने पीवी निकाली एट द रेट ऑफ 15% उन सारे कैश फ्लोज की, ऑल अदर कैश फ्लोज एक्सेप्ट फॉर रेवेन्यू। तो इसका मतलब है रेवेन्यू के कैश फ्लोज की भी पीवी ऑफ रेवेन्यू भी अगर 300 होगी, ये मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ये 300 होगी जब ही एनपीवी 0 होगी, राइट। तो दैट्स हाउ आई वर्क बैक द फिगर्स। ये एक तरीका ये है। दूसरा, इसी तरीके में इसी तरह के क्वेश्चन में सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू भी मैं अज्यूम कर लूं रेवेन्यू की फिगर और उसके बाद में सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू भी रेवेन्यू की और रेवेन्यू के थ्रू फिर प्राइसिंग की फिगर फाइंड आउट कर सकता हूं। ये है वो एलिमेंट जो कि आपको फिर उन लेक्चर्स में बताया गया है कि हाउ डज सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट मिसिंग फिगर्स। एक तरीका मिसिंग फिगर्स का ये है कि वर्क बैक करके चलते जाएं। दूसरा तरीका मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने का ये है कि यू मेक एन अजम्पशन अबाउट द मिसिंग फिगर and then use sensitivity analysis to arrive at that particular figure जिसपे आपका वो requirement fit हो रही है। तो ये पूरा प्रोसेस समझाया गया है। नेचुरली यहाँ वेबिनार का मतलब is not to explain to you how it works, is to give you an overview of what do you, कि आपको lectures में what is that you are going to find out। lectures में फिर आपको recorded lectures में missing figures के analysis पे पूरी discussion की गई है और ये बताया गया है कि कैसे sensitivity analysis आपको मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। तो यूं सेंसिटिविटी एनालिसिस की एक तो अपनी जो है ना कोर, उसका एक की एक यूटिलिटी है, वो एक इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। फिर इसका एक अलाइड बेनिफिट ये है कि इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आउट मिसिंग फिगर्स, उसके लिए भी इट्स अ ग्रेट टूल। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस के टॉपिक के बाद फिर आपको लेक्चर्स में, यहाँ तक का मैंने आपसे कहा था ये पिछले वीक के लेक्चर से जो आपने देखने थे, इसमें 3-4 क्वेश्चंस भी हैं, एक आध पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी आपसे कराए गए हैं। फिर उसके बाद आते हैं मजीद जो नेक्स्ट टॉपिक्स जो अब आपको इस हफ्ते के लेक्चर्स में देखने हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। बट मैं यहाँ अभी 1 मिनट रोक लेता हूँ और अब यहाँ आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है सो यू कैन हैव अ डिस्कशन अराउंड इट। किस चीज को रिपीट कर दें रम, बताइए, ये मिसिंग फिगर्स वाली बात को? अच्छा, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस की एक अपनी, जी मैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट यूटिलिटी या यूज क्या है, वो उसका यूज है एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, जो भी हमने एक्सप्लेन किया। तो लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर जब आप देखेंगे, दीज वेबिनार्स आर नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सारी डिटेल है। ये मैं 1 घंटे के अंदर आपको
6 से 7 घंटे के जो लेक्चर्स हैं उनके एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। वो लेक्चर्स आपने डिटेल में देखने हैं जाके। मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें है क्या उन लेक्चर्स में जो आप देख के आए होंगे या अभी आप देखेंगे जाके, ठीक है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ टूल दैट हेल्प्स यू इन रिस्क मैनेजमेंट, कि आप हर फैक्टर की सेंसिटिविटी फाइंड आउट करते हैं। ऑन टॉप मैं ये कह रहा हूँ कि इसका एक और भी फायदा है कि ये सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू भी आप उन मिसिंग फिगर्स तक पहुंच सकते हैं। मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैंने एक एग्जांपल दी कि एक तरीका तो आपसे ये पूछने का है ना कि आपको पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स बता दी जाए, इंक्लूडिंग सेलिंग प्राइस, वॉल्यूम, कॉस्ट, सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन, और कहा जाए बताइए प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं, उसकी एनपीवी फाइंड आउट करें। दूसरा तरीका का जनरली एक और एग्जामिनेबल तरीका ये है एनपीवी का यहाँ, कि आपको ये नहीं कहा जाता कि आप एनपीवी फाइंड आउट करें, बल्कि आपको प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देके, लेट्स से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, आपको कहा जाएगा कि ये जी ये लैंड की कॉस्ट हो गई, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी और कॉस्ट कंपोनेंट्स है। अच्छा, अगर तो बिल्डर को 20% रिटर्न चाहिए तो बताइए वो क्या प्राइस फिक्स करे पर फ्लैट, पर अपार्टमेंट। तो अब उसने क्या किया, इसको हम मिसिंग फिगर क्वेश्चंस कहते हैं, एनपीवी के ही मिसिंग फिगर क्वेश्चंस कहते हैं। अब इसमें इफेक्टिवली जब उसने आपको ये कहा कि आपको 20% रिटर्न चाहिए, तो 20% रिटर्न तब मिलेगा एग्जैक्टली जब 20% से मैं डिस्काउंट करूं और एनपीवी 0 हो जाए। तो इसका मतलब है मुझे एग्जैक्टली 20% रिटर्न मिल गया, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। द मोमेंट मैंने 20% पे डिस्काउंटिंग की और एनपीवी 0 हो गई, इसका मतलब है मुझे 20% का रिटर्न मिल गया। तो अब मैं ये कह रहा हूँ इफेक्टिवली उस क्वेश्चन ने आपको एनपीवी 0 दे दी कि 20% डिस्काउंट रेट है, एनपीवी 0 है। अब आप वर्क बैक करके बताइए व्हाट शुड बी द प्राइस पर फ्लैट। तो प्राइस पर फ्लैट आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसे फाइंड आउट करने का एक तरीका तो ये है कि आप बाकी सारी फिगर्स डालें और फिर उससे बैलेंसिंग फिगर आप डालें कि अच्छा प्राइस पर फ्लैट की ये रेवेन्यू होगा, उस रेवेन्यू से मैं वर्कआउट करूं कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स होंगे और फिर प्राइस निकालूं। दूसरा तरीका ये है डिस्काउंट रेट एंड रिक्वायर्ड रेट बी डिफरेंट। नहीं, रिक्वायर्ड रेट और डिस्काउंट रेट एक ही होना चाहिए, एक ही चीज है ये, हमारे एनपीवी एनालिसिस में एक ही होगा। एक्चुअल रिटर्न कैन बी डिफरेंट ऑफ कोर्स, लेकिन रिक्वायर्ड रेट और डिस्काउंट रेट ये एक ही चीज है। अच्छा, अब आ गया मैं तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में जब हम आ गए, अब यही चीज मैं कह रहा हूँ मिसिंग फिगर में ये है कि मैं एनपीवी 0 रखूं और वर्क बैक करके पीछे पीछे जाते जाते और फिगर निकालूं, ये एक तरीका है। सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू मैं ये कर सकता हूं कि मैं एक रेवेन्यू पर फ्लैट मैं खुद एक अज्यूम कर लूं रीजनेबल फिगर, उस पर एक सर्टेन एनपीवी आ जाएगी, फिर मैं प्राइस की सेंसिटिविटी निकाल के वो प्राइस फाइंड आउट कर लूं जिस पे एनपीवी 0 हो जाएगी। तो यूं सेंसिटिविटी एनालिसिस विल हेल्प मी, बेटा क्लास में ना बोले, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस विल हेल्प मी इन फाइंडिंग आउट व्हाट इज कॉल्ड द मिसिंग फिगर। तो इरम ये चीज भी आपको लेक्चर में बेटा मिलेगी। इज दिस फाइन? ये मैं कह रहा हूं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस की एक और जो यूटिलिटी है वो ये है कि इट हेल्प्स यू इन फाइंडिंग आउट मिसिंग फिगर्स। आई होप इट हेल्प्स। अच्छा उमर, आपको बात की बेटा समझ में आ गई डिस्काउंट रेट का, जो मैंने कहा डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रेट एक ही चीज है। अब आ जाते हैं, हमारे एक दोस्त ने कहा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंसिटिविटी ऑफ लाइफ जब आप निकालते हैं, सो बिफोर फाइंडिंग आउट द सेंसिटिविटी ऑफ लाइफ यू नीड टू हैव व्हाट इज कॉल्ड द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। एक नॉर्मल पे बैक पीरियड है और एक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है। मैं दोनों को क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। एक होता है आपका नॉर्मल पे बैक पीरियड। नॉर्मल पे बैक पीरियड में आप ये फाइंड आउट करते हैं कि जी एट व्हाट पॉइंट इन टाइम द ग्रॉस कैश inflows will become equal to initial investment. तो लेट सपोज करें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है
200 मिलियन की। ईयर 1 अब कैश इनफ्लोज आना शुरू हुए, ईयर 1 में 50 आ गया, ईयर 2 में 80 आ गया, ईयर 3 में जी फिर 50 आ गया, फिर ईयर 4 आया और ईयर 4 में 70 का कैश फ्लो। तो अब आपने कहा अच्छा ईयर 1 को माइनस कर दें, तो बच गया कितना, 150 का नेगेटिव। फिर मैं इससे कंपेयर करूं यहाँ, तो यहाँ मेरा 80 और रिकवर हो गया तो 70 बच गया, फिर 50 और रिकवर हो गया तो अब 20 बच गया। अब यहाँ 3 इयर्स एंड सर्टेन पॉइंट इन 4 इयर्स में मेरा पे बैक हो रहा है, तो जिसको मैं निकालता हूँ 3 इयर्स प्लस 20 डिवाइड बाय 70 करके आप निकालते हैं कि कितना पॉइंट इन टाइम्स ऑफ द 4th ईयर, राइट। तो अगर मैं ऐसे करूं 20 डिवाइड बाय 70 इट बिकम्स, तो ये बन गया 3.286 इयर्स में, यूं कह लूं, या मैं 20 डिवाइड बाय 8 करके इसे 12 से 20 डिवाइड बाय 70 करके 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं कहूं 3 इयर्स प्लस 3.4 मंथ्स ऑफ 4th ईयर, है ना। तो ये मेरा पे बैक पीरियड है। इज दिस ओके? इज दिस फाइन विद एवरीवन? ये जो पे बैक पीरियड ऐसे ही निकालते हैं आप लोग, तो लिखें यस, है ना। अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या है, इसमें मैं देखता हूं कि ग्रॉस कैश फ्लोज नहीं, वो पीरियड ऑफ टाइम ये मुझे बता रहा है कि कितने पीरियड ऑफ टाइम में मुझे मेरा प्रिंसिपल रिकवर हो जाएगा। Where the gross cash inflows will equate the initial outlay या initial investment, यानी कितने years के अंदर मुझे मेरा exactly principal वापस हो जाएगा। It doesn't talk about the return, right? Gross या normal payback period. The discounted payback period tells me कि वो period of time जिसमें the present value of inflows, not the gross inflows, but the present value of inflows will become equal to initial investment, यानी वो पीरियड ऑफ टाइम जिसमें एनपीवी जीरो हो जाएगी, when the present value of cash inflows will become equal to the outflow, यानी इसका मतलब है वो पीरियड ऑफ टाइम जिसमें एनपीवी जीरो हो जाए। तो अब जब मैं यहां निकालूंगा, यहां मैं कहूंगा लेट्स से मैं कोई और एग्जांपल बना लेता हूं, यहां रुपीस मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई 300 मिलियन की। अब मैं यहां दिख रहा हूं ग्रॉस कैश फ्लोज देख रहा हूं मैं, यहां मेरे थे ग्रॉस कैश फ्लोज, ये सारे थे ग्रॉस कैश फ्लोज ईयर 1 2 3। अब मैं लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। अब जो इनफ्लोज है वो इनफ्लोज नहीं, उनकी डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू लूंगा मैं। ईयर 1 का अगर इनफ्लो है लेट्स से 200 मिलियन, तो उसकी डिस्काउंटेड पीवी अगर आ जाती है 150 160 मैं वो लूंगा। तो लेट से आ गई 150 ईयर 1 के इसकी, ईयर 2 के कैश फ्लो की वैल्यू आ गई 100, ईयर 3 के कैश फ्लो की वैल्यू आ गई 120। तो अब मैं कहूंगा अच्छा यहाँ 150 माइनस करूं तो 150 बचा, फिर इसमें से 100 और माइनस करूं तो 50 बचा। यहां जाके मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज विल बिकम इक्वल टू आउटफ्लोज। तो मैं कहूंगा मेरा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज is 2 years plus 50 divide by 120 years। तो कितना बन गया, कैलकुलेट करें। डेज में भी कर सकते हैं आप, घंटों में भी कर सकते हैं। 50 डिवाइड बाय 120, ये बन गया 2.417 ईयर्स। इस हिस्से को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो महीने आ जाएंगे, 365 से डिवाइड करूं तो डेज आ जाएंगे, 8760 से मल्टीप्लाई करूं तो घंटों में आ जाएगा। इज दैट ओके फरहान साहब? आप जिस तरीके से चाहें, आपकी मर्जी, आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं आप 2 इयर्स ये ईयर्स में डाल दें, महीनों में लिख दें, बाकी दिनों में लिख दें, जैसे चाहें आप लिख सकते हैं। बस इस फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 महीनों के हिसाब से आ जाएगा, 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिनों में आ जाएगा 2 साल और मजीद इतने दिन। तो ये बन गया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मुझे क्या बता रहा है कि इतने, अब कैलकुलेट कर लिया आपने, 2.417 इयर्स में माय एनपीवी वुड बी जीरो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माय इनफ्लोज वुड बिकम इक्वल टू द आउटफ्लो, राइट।
तो जब मैं सेंसिटिविटी ऑफ लाइफ फाइंड आउट करता हूं, मुझे यही तो देखना है कि बाय व्हाट ईयर्स माय एनपीवी वुड बी 0। तो मैंने एस्टिमेटेड लाइफ में से माइनस कर दी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और उसे उसी से डिवाइड कर दिया, तो परसेंटेज फॉर्म में आ गई कि कितनी परसेंटेज चेंज मेरी एस्टिमेटेड लाइफ में आए दैट कैन टर्न माय एनपीवी टू 0। इज दिस ओके फरहान साहब? क्या यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? Does it involve depreciation? Absolutely not, because we are talking about cash flows. Payback period works on cash flows. Cash flows के अंदर कोई depreciation नहीं है जी, only inflows and outflows, cash flows की बात की जा रही है। Is this okay? यहाँ outflow आ गया और फिर यहां हर साल का नेट इनफ्लो आ गया, हर साल का नेट इनफ्लो। जैसे आप एनपीवी के लिए कैश फ्लोज बनाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही कैश फ्लोज बनेंगे। राइट। सो अब पिछले लेक्चर्स का मैं जिक्र कर रहा था, जो लास्ट वीक आपको गिवन थे, उनमें ये सारी बातें थी जो आई एम श्योर आपने देखी होंगी, और अगर नहीं देखी तो खुदारा देख लें। वक्त कम, मुकाबला सख्त है। इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप आवर पेस विद द क्लास। उससे एक स्टेप आगे ही हों, हम पीछे ना हों, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आपके पास सफिशिएंट टाइम मौजूद हो रिवीजन के लिए। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इस वीक जो अभी आज लेक्चर्स अपलोड होंगे आपके, वो उनका मैं जिक्र कर लेता हूँ कि अब जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं, ये तो लेक्चर्स पोस्टेड है ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी विथ यू। इफ यू हैव नॉट सीन दोस, यू मस्ट सी दोस। अब जो आपने लेक्चर्स आज इस हफ्ते जो आपको मिल रहे हैं, जो अपलोड हो रहे हैं अभी थोड़ी देर में, उनमें आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, मैं इसका एक क्विक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। फिर जब आप देख के आएंगे तो अगले वीक हम उनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट संडे। अगर ईद हो गई तो हम एक आध दिन आगे पीछे क्लास कर लेंगे। नेचुरली ईद होगी तो हम क्लास जो है वो संडे के बजाय हो सकता है हम ड्यूरिंग द वीक कर लें। फिर अब जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं आपके, उनमें एक आपको पीरियोडिक कैश फ्लोज एंड देयर डिस्काउंटिंग ये बताई गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज और फ्यूचर वैल्यूज की भी डिस्कशन की गई है। राइट। फिर उसके बाद डिस्कशन की गई है आईआरआर की कैलकुलेशन, और फिर MIRR मॉडिफाइड IRR, इसकी डिस्कशन भी की गई है। जिसमें नेचुरली NPV IRR कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है आपको कि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कब कब होता है। और फिर MIRR, इसे मॉडिफाइड IRR यानी MIRR भी कहते हैं। इसकी ये सारी डिस्कशंस, ये सारे अपकमिंग लेक्चर्स में आपको चीज़ें मिलेंगी। मैं थोड़ी सी विंडो ओपनिंग कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस भी करेंगे जब आप ये लेक्चर्स देख के आएंगे सारे। पीरियोडिक कैश फ्लोज क्या है, यानी नॉन एनुअल कैश फ्लोज, जैसे मंथली कैश फ्लो, जैसे क्वार्टरली कैश फ्लोज, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि आपको कहा जाए कि जी ये प्रोजेक्ट है जिसके क्वार्टरली कैश फ्लोज ये होंगे, मंथली कैश फ्लोज ये होंगे। अब अगर कैश फ्लोज क्वार्टरली, हम जनरली क्या करते हैं, हम कहते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, हम एनुअली डिस्काउंटिंग करते हैं। दैट्स कॉल्ड कंजर्वेटिव डिस्काउंटिंग।
हम अज्यूम करते हैं ऑल कैश फ्लोज ऑफ अ ईयर अकर एट द एंड ऑफ द ईयर. दैट्स फाइन टू अज्यूम इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू द कॉन्ट्ररी. अगर क्वेश्चन खुद कह दे कि नहीं कैश फ्लोज एनुअल बेसिस पे नहीं अज्यूम करें, क्वार्टरली कैश फ्लोज हो रहे हैं, तो अगर मुझे कहा जाए कि मुझे क्वार्टरली इनफ्लो होगा 10 मिलियन का, तो इसका मतलब है साल का 40 मिलियन हो गया. अब मैं साल का 40 यहां नहीं लिख सकता, मुझे उसने कह दिया कि क्वार्टरली है. क्वार्टरली है तो इसका मतलब है मुझे एक फर्स्ट क्वार्टर यहां है, एक फर्स्ट क्वार्टर यहां होगा, कोई सेकंड क्वार्टर होगा, कोई थर्ड क्वार्टर होगा, और उसके बाद जो ईयर 1 है ये मेरा फोर्थ क्वार्टर एंड यहां हो रहा होगा. तो 10 मिलियन का कैश फ्लो यहां है, 10 मिलियन का कैश फ्लो मेरा यहां है, 10 यहां है और 10 यहां है. तो इसका मतलब है इस कैश फ्लो को मुझे एक क्वार्टर पीछे लाना है डिस्काउंटिंग करके, इस कैश फ्लो को मुझे 2 क्वार्टर पीछे लाना है डिस्काउंटिंग करके, इस कैश फ्लो को मैंने 3 क्वार्टर लाना है पीछे डिस्काउंटिंग करके, और इस आखिरी वाले 10 को सिर्फ 4 क्वार्टर या 1 ईयर पीछे लाना है. तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे 40 के 40 को यहां अज्यूम करूं और पूरे 40 के 40 को मैं 4 क्वार्टर पीछे लाऊं. आई कांट डू दिस, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कह दिया है कि कैश फ्लोज आर अकरिंग ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. दीज आर कॉल्ड नॉन एनुअल या पीरियोडिक कैश फ्लोज. जब क्वेश्चन कह दे कि कैश फ्लोज पीरियोडिक बेसिस पे है, नॉन एनुअल बेसिस पे, तो यू कैन नॉट अज्यूम ऑल कैश फ्लोज ऑफ अ ईयर अकर एट द एंड ऑफ द ईयर. ये अजम्पशन उस वक्त तक वैलिड है जब तक क्वेश्चन में कोई कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन नहीं है. When the question has given you a specific information, you can't go against that information. तो अब जब ये काम करना है तो मुझे क्वार्टरली रेट भी चाहिए ना डिस्काउंटिंग के लिए. अब अगर मेरा एनुअल रेट है, एनुअल रिक्वायर्ड रेट या डिस्काउंट रेट, वो है मेरा 16%, तो मैं इसको 16% से थोड़ी डिस्काउंट कर सकता. मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करता हूं ना डिस्काउंटिंग के लिए. ये जो P है ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है, तो मैं S को डिवाइड कर देता हूँ 1 + I पावर n से, तो मेरी PV आ जाती है ना प्रेजेंट वैल्यू. ये वही है ना. तो अब जब मेरा कैश फ्लो क्वार्टरली बेसिस पे है तो ये रेट भी क्वार्टरली रेट होगा. तो मुझे इसका मतलब है एनुअल रेट से क्वार्टरली रेट भी फाइंड आउट करना है. तो ये डिस्काउंटिंग सिखाई गई है आपको, उन कैश फ्लोज को हैंडल करना, उनकी डिस्काउंटिंग, ये इस एरिया में सिखाया गया है आपको. अब क्या मैं एनुअल रेट 16% पर एनम है, तो मैं कहूँ हा 16 साल का डिवाइड बाय 4% टक टक पर क्वार्टर. तो मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला में कंपाउंडिंग हो रही है ना. 4% इज नॉट एन इक्विवेलेंट क्वार्टरली फॉर 16% एनुअल, या 16% एनुअल का इक्विवेलेंट क्वार्टरली 4 नहीं है, उससे कम है 4 से, 3.78 समथिंग आएगा. तो फिर हमें एक फॉर्मूला भी सिखाया गया है पीरियोडिक रेट कैलकुलेट करने का इन लेक्चर्स में. 1 + एनुअल रेट इज इक्वल्स टू 1 + इक्विवेलेंट रेट. ये पूरा फॉर्मूला है एक, वेयर ER इज योर इक्विवेलेंट रेट. यहाँ क्वार्टरली रेट करना, EN इज नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पीरियड्स इन अ ईयर. क्वार्टरली है तो ये 4 बन जाएगा. मैं मंथली रेट निकालना चाहूँ तो ये 12 बन जाएगा. मैं हाफ ईयरली निकालना चाहूंगा तो ये 2 बन जाएगा, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, हमारी जनरल नॉलेज है. एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 12 महीने होते हैं, व्हाटएवर मैं निकालना चाहूँ. तो ये सिखाया गया है आपको अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर, जिसकी मैं विंडो ओपनिंग कर रहा हूँ यहाँ, कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स. दीस आर इंटरेस्टिंग एरियाज जिनको आपने देखना है. तो एक ये एरिया बताया गया, पीरियोडिक कैश फ्लोज हो यानी नॉन एनुअल कैश फ्लोज, तो उनको कैसे हैंडल करें, उनकी डिस्काउंटिंग कैसे करें. फिर फ्यूचर कैश फ्लोज भी आएंगे. इसकी जरा पिक्चर लें ताकि मैं इसे मिटाऊं, ग्रुप पे डालें. फिर कुछ क्वेश्चंस में फ्यूचर वैल्यूज की भी आपकी नॉलेज टेस्ट की गई है. फिर फ्यूचर कैश फ्लोज और फ्यूचर वैल्यू की बात की गई है. वो इसलिए की गई है कि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे, जनरली तो हमें ये होता है ना, हम 0 यहाँ खड़े हो गए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन.
हमने सबको उठाया, सबकी पीवीज फाइंड आउट की और हम यहाँ पे पहुंच गए और हमने यहाँ निकाल दी व्हाट इज कॉल्ड दी एनपीवी हेयर। सबकी क्या निकाली? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग कर दी, राइट। बेटा पे बैक पीरियड के जो लेक्चर्स हैं वो शेयर है, पे बैक पीरियड की डिस्कशन सेंसिटिविटी ऑफ लाइफ के दौरान ही की गई है जफर, जब आप वो देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, तो अब बास क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें कहा जाएगा भले आप खड़े यहां हैं लेकिन हमें आप एनपीवी निकाल दें यहाँ पे, हमें आप एनपीवी निकाल के बताएं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताएं यहाँ पे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं इसको तो पीछे लाऊंगा, इनकी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, इनका क्या करूंगा? एक टाइम जोन पे जमा करना तो जरूरी है ना? तो इन्हें क्या करूंगा? इनकी मैं फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बजाय क्या निकालूंगा? फ्यूचर वैल्यू। इन्हें आगे ले जाऊंगा ना। अब इनको मैं क्या करूंगा? एस फाइंड आउट करूंगा इनके लिए, सिंपल, ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है ना। इन कैश फ्लोज को आगे ले जाऊंगा, जमा तो सबको एक टाइम जोन पे करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि डिफरेंट टाइम जोन के कैश फ्लोज को प्लस माइनस कर दें, जमा तो ये एक टाइम जोन पे होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे एनपीवी या प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दें यहाँ पे इस पॉइंट इन टाइम पे, तो अब मुझे क्या करना है? सबको ईयर 3 पे पहुंचाना है। तो ईयर 3 के बाद हो रहे हैं उनको तो पीछे लाऊंगा, उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, उनके लिए मैं पी फाइंड आउट करूंगा। इनके लिए तो मैं पी फाइंड आउट करूंगा एस डिवाइड बाय 1 प्लस आई पावर एन। ये जो ईयर 0, 1, 2, 3 है इनके लिए क्या करूंगा? इनके लिए मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन के भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, उसकी डिस्कशन भी की गई है। दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। फिर आईआरआर की कैलकुलेशन का भी जिक्र है। एक तो हमें पता है आईआरआर इज द एक्चुअल रिटर्न, लेकिन आईआरआर इंटरपोलेशन फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालते हैं जो आपने कैफ में पढ़ा है उसकी डिस्कशन की गई है। वो जो फॉर्मूला है आपका ए और बी वाला वो सारा समझाया गया है आपको। आईआरआर इक्वल्स टू ए प्लस पी डिवाइड बाय पी माइनस एन b minus a से मल्टीप्लाई कर दें। फिर a is a small rate with positive NPV P, b is a higher rate with negative NPV N। ये IRR की पूरी कैलकुलेशन ये आपको दोबारा से एक रिफ्रेश कराई गई है जो आपने कैफ में पढ़ा है। फिर एक इम्पॉर्टेंट एरिया आपको आखिर में बताया गया है कि किस सिचुएशंस ऐसी होती हैं। IRR की लिमिटेशंस भी पढ़ाई गई हैं। IRR की कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं वो बताई गई हैं जिसमें मोर देन वन IRR, मल्टीपल IRR का तस्करा है। और फिर आपको ये बताया गया है कि बाद सिचुएशन में एनपीवी और IRR टेक्निक्स जनरली इन केस ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन द रिजल्ट बिटवीन एनपीवी एंड IRR। किसी प्रोजेक्ट का IRR एक्चुअल रिटर्न यानी रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा है, IRR यानी एक्चुअल रिटर्न इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट, एनपीवी पॉजिटिव होगी यकीनन हमेशा। किसी प्रोजेक्ट का IRR यानी एक्चुअल रिटर्न उसके रिक्वायर्ड रिटर्न से कम है तो यकीनन उसी प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव होगी। ये एक प्रोजेक्ट की हद तक तो दोनों एक ही नतीजा देते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ सकता है ना। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग अ सिंगल प्रोजेक्ट। So whether you evaluate via the IRR technique or NPV, you will reach the same conclusion. लेकिन when you are making a comparison between two projects, तो ऐसा हो सकता है प्रोजेक्ट A और B है, प्रोजेक्ट कोई P और Q है, तो दो प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशन करते हुए ऐसा हो सकता है कि NPV कहे कि A बेहतर है और IRR कहे कि B बेहतर है। NPV कहे कि जी P बेहतर है, IRR कहे कि Q बेहतर है। इन अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स दोनों ही वायबल होंगे। इंडिविजुअल बेसिस पे एनपीवी IRR में कोई फर्क नहीं आएगा। एक प्रोजेक्ट को देखेंगे जिसकी एनपीवी पॉजिटिव होगी उसका IRR यकीनन रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा होगा,
जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव होगी उसका आईआरआर यकीनन रिक्वायर्ड रेट से कम होगा। तो ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट बेसिस एनपीवी एंड आईआरआर विल गिव यू सेम कंक्लूजन, बट व्हेन यू आर डूइंग अ कंपैरेटिव एनालिसिस इट इज पॉसिबल इन सम केसेस कि एनपीवी एक प्रायोरिटी बताए, एक नतीजे पे ले जाए, आईआरआर दूसरे पे ले जाए। दैट्स कॉल्ड एनपीवी आईआरआर कन्फ्लिक्ट। इस कन्फ्लिक्ट की वजह क्या है ना, इस फसाद, इस कन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन, वो रीजन समझाया गया है, और उस रीजन की सिचुएशन में फिर आप कैसे किस टेक्निक को बेहतर माने ये भी समझाया गया है। द रीजन ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट एंड हाउ डू यू देन मैनेज दैट कन्फ्लिक्ट एंड अराइव एट द राइट डिसीजन वो भी समझाया गया है। और उसके बाद एक मॉडिफाइड आईआरआर का एक कॉन्सेप्ट है वो भी बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपकमिंग लेक्चर्स में आपने देखनी है। ये सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, साथ में एक लेक्चर्स हम और अपलोड कर देंगे जो कि हैं एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस के, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस। ये इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये लेक्चर्स भी हम अपलोड कर देंगे। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, ये डिसीजंस क्या हैं इसका भी मैं हल्का सा जिक्र कर लेता हूँ, फिर आप लेक्चर्स देखेंगे तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि सम एसेट्स रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट्स। जैसे मैं जहाज़ की एग्जांपल दूं, फ्रीक्वेंटली देता हूं बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, कि जहाज़ जो है उसकी अपनी लाइफ तो 25-30 साल है, लेकिन उसका इंजन जो है ना हर चार, किसी डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इट इज़, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल बाद ओवरहॉलिंग की या रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। और एक सर्टन साइकिल से आप कुछ आगे भी खींच सकते हैं, ठीक है ना, एक रेक्विजिट उसकी साइकिल्स होती हैं और उसके बाद एक सर्टन उसके बाद भी हो जा सकती हैं। इसकी जहाज़ की सीट्स हैं फॉर एग्जांपल, और डिफरेंट पार्ट्स हैं दैट रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट। जैसे आपका एक प्लांट होता है, तो एक प्लांट पे एक पूरा फर्नेस लगा हुआ है। अब फर्नेस तो चल रहा है लेकिन फर्नेस के अंदर ट्यूब्स होती हैं, सुपर हीटर ट्यूब्स, रीहीटर ट्यूब्स, दे रिक्वायर रिप्लेसमेंट। कुछ मोटर्स होती हैं। अब एक लाइफ देता है OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जनरली वो मैन्युफैक्चरर्स जितना सेल से कमाते हैं उतना या उससे ज़्यादा आफ्टर सेल रिप्लेसमेंट पार्ट से कमाते हैं। वो कहते हैं जी एक जो पार्ट है ना इसकी ऑप्टिमम साइकिल हम आपको कह रहे हैं ये है 4 साल, 4 साल में यू शुड रिप्लेस इट। अब एक तरीका ये है कि 4 साल में रिप्लेस कर दें, ये भी कर सकते हैं आप कि उसको 1 साल और बढ़ा दें, ठीक है ना। जनरली OEM बड़ा कंजर्वेटिव फोरकास्ट देता है ताकि उसकी चीज़ें ज़्यादा बिकें। 5 साल करेंगे तो नेचुरली इसकी थोड़ी वियर एंड टियर ज़्यादा होगी, इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स कम मिलेंगी आपको। आप 6 साल तक भी ले जा सकते हैं, जैसे गाड़ी है फॉर एग्जांपल, गाड़ी को अगर आप 5 साल चला के बेच दें, 5 साल तक शायद मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, ठीक है, और उसकी डिस्पोजल प्रोसीड ज़्यादा है, लेकिन अगर 5 साल बाद रिप्लेस करेंगे तो फिर नई गाड़ी की कॉस्ट भी हर 5 साल बाद इनकर करनी पड़ेगी, या जैसी जिस भी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि फिर एक ट्रेड ऑफ है। इफ़ यू रिप्लेस फ्रीक्वेंटली यू इनकर लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, यू गेट मोर डिस्पोजल प्रोसीड्स, बट एट द सेम टाइम यू इनकर अ हाई कैपिटल कॉस्ट। देन रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंट है ना, तो ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट इनकर करेंगे आप, परचेज बार बार करेंगे वो आइटम। इफ़ यू रिप्लेस आफ्टर अन लॉन्गर पीरियड तो आपकी जो परचेज कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाएगी। फिर जब आप उसको बेचेंगे तो उस पार्ट की डिस्पोजल प्रोसीड आपको कम मिलेगी। नाउ व्हाट इज दैट ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, आप समझ रहे हैं। अगर मैं एवरी 4 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स रिप्लेस करता हूँ, एवरी 4 ईयर करता हूँ, तो हर 4 साल बाद मुझे रिप्लेसमेंट की कॉस्ट यानी मुझे परचेज कॉस्ट बढ़नी है। और अगर मैं एवरी 5 ईयर करूंगा तो मैं एवरी 5 ईयर इनकर करूंगा, वो एवरी 6 ईयर करता हूं तो मैं एवरी 6 ईयर बाद में वो परचेज कॉस्ट इनकर करूंगा। लेकिन फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मैं एवरी 6 ईयर बाद परचेज कॉस्ट तो करूंगा, लेकिन आखिरी 5वें और 6ठे साल में शायद मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाए। शायद मैं 6ठे साल जब जाके उस पार्ट को डिस्पोज करूं तो उसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स मुझे बहुत कम मिले। तो एक तरफ तो मैं परचेज कॉस्ट को सेव करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ मैं डिस्पोजल प्रोसीड्स पे कंप्रोमाइज़ करूंगा, वो मुझे कम मिलेंगी, मेरा रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब इन फैक्टर्स में से व्हाट इज द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, इन सब चीज़ों को देखते हुए दैट्स कॉल्ड एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन। व्हाट इज द ऑप्टिमल
replacement cycle for a particular part or a particular asset. Should it be replaced every 4 years? That's the optimal economically. Should it be replaced every 5 years? Should it be replaced every 6 years? Naturally जब आप ये डिसीजन करते हैं तो विद अजम्पशन के साथ कि कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है 4 साल लूँ या 5 साल या 6 साल, बाद का तो प्लांट मैनेजर आपको खुद कहता है कि नहीं सर दिस इज अ सेफ्टी इशू, ये हर 4 साल बाद रिप्लेस होगा, ख़त्म। उस पर फिर आप इकोनॉमिक अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाते हैं फाइनेंशियल, जहाँ सेफ्टी की, प्लांट परफॉर्मेंस की कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कंप्लायंस की, रेगुलेटरी, वो तो आपने करना ही है। लेकिन अगर प्लांट मैनेजर कहे जी आई एम फाइन, यू मेक अ कॉल, इट्स एन इकोनॉमिक, इट्स अ फाइनेंस डिसीजन, मुझे आप बता दें मैं हर 4 साल बाद कर दूं, मैं हर 5 साल बाद कर दूं, और 6 साल बाद कर दूं, आई एम फाइन, मतलब ये कॉस्ट कंपोनेंट्स ये होंगे, ये आप देख लें, आप खुद वे कर लें। फिर आपने फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, और वही हम पढ़ते हैं यहाँ एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस के अंदर कि शुड एन आइटम बी रिप्लेस्ड एवरी 2 years, एवरी 3 years, एवरी 4 years, एवरी 5 years, एवरी 6 years, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से। तो ये वाला टॉपिक भी हम अपलोड कर देंगे, इसे भी आप देख के आएंगे। यहाँ तक मेरी डिस्कशन कंप्लीट हुई। अब आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। हमने दोनों बातें कवर कर ली। पिछले लेक्चर्स में सेंसिटिविटी एनालिसिस की मैंने आपको थोड़ी ब्रीफिंग दे दी कि लेक्चर्स में क्या था। अपकमिंग टॉपिक्स का भी मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको। अब आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं, आई एम ओपन टू आंसर दोज क्वेश्चंस। हाँ जी दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन, कोई सवाल जहन में लेक्चर से मुताल्लिक, प्लीज़ फील फ्री। आप लोगों को वॉल्यूम 1 की बुक मिल गई है सबको? वॉल्यूम 1 हैंडआउट सबको मिल गए? चलें, गुड। उमर, अगर आपको नहीं मिला तो आप निम्रा को, ग्रुप में आप होंगे तो आप निम्रा को या ताहिर को आप एक मैसेज कर दीजिए वहाँ कि जी मुझे अभी तक बुक रिसीव नहीं हुई, तो दे विल चेक कि क्यों नहीं रिसीव हुई, क्योंकि बाकी सब ने तो यहाँ यस यस लिख दिया है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और बताइए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? जी बेटा, पॉसिबल भी है और ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों कैलकुलेट करवाई गई हैं आपसे। जैसे मैंने बताया ना, जैसे ये सिनेरियो, ये एग्जैक्टली एक क्वेश्चन का सिनेरियो बताया है मैंने आपको, जिसमें कुछ कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ी हैं और कुछ की आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों में है ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। कुछ कैश फ्लोज को आगे ले जाएंगे, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन। कुछ कैश फ्लो को पीछे लाएंगे टाइम जोन पे, तो दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन या डिस्काउंटिंग। इज दिस ओके? व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट ये है कि जैसे प्रेजेंट वैल्यू का क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि आप एक टाइम जोन पे जमा कर रहे हैं, तो बस वो टाइम जोन पे, जब आपने एक टाइम जोन के बगैर आप सारे कैश फ्लोज को एडलेस नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन का सिनेरियो जब आपको कहेगा तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। नहीं, प्रेजेंट वैल्यू और रियल टर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। रियल कैश फ्लोज का मतलब जिसमें इन्फ्लेशन ना हो, वो एक अलग चीज है। रियल कैश फ्लोज की भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। रियल कैश फ्लोज की भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो रियल कैश फ्लोज एक अलग चीज है और उनकी प्रेजेंट वैल्यू एक अलग चीज है। नॉमिनल कैश फ्लोज की भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब उनको आज के टाइम जोन पे या एक पीछे लाना, उनकी डिस्काउंटिंग करना है। रियल एक अलग चीज है। मोहम्मद, आई होप इट्स ओके विथ यू। बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग ये है, जैसे क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मुझे प्रोडक्ट की लॉन्च यहाँ करनी है,
मैं यहाँ फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि मेरी प्राइसिंग क्या हो, मुझे क्या मिले, तो मैं समथिंग इन फ्यूचर देख रहा हूँ, या मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ जाके कितना सरप्लस या कैश मिलेगा, रादर देन मैं यहाँ टाइम 0 पे देखूँ कि मुझे क्या एनपीवी मिलेगी। तो ये बेनिफिट होता है डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो फरहान। मोहम्मद, आपको ये बात समझ में आ गई, रियल और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस? रियल एंड नॉमिनल मीन्स ओनली इन्फ्लेशन विथ और विदाउट इन्फ्लेशन, और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब उसकी डिस्काउंटिंग है। रियल कैश फ्लो की भी डिस्काउंटिंग होती है रियल रेट से, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकलती है। अच्छा जी, अब मैं ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ जो वर्किंग कैपिटल, किसी दोस्त ने कहा सिनेरियो वर्किंग कैपिटल, मैं एनपीवी पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल का टॉपिक तो एक अलग टॉपिक है जो कि बाद में आपको मिलेगा, जो कि थोड़ा बहुत आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो पोर्शन चला गया है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की वो एक अलग चीज़ है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो हम एनपीवी में इनकॉर्पोरेट करते हैं, मैं उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ अभी। और ज़फ़र, आप मुझे बताइएगा कि फिर आपके जहन में क्या क्वेश्चन है। अब हम ये डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। और जो स्नैरियोज का आपके जहन में है वो मुझे बताइएगा, स्नैरियोज आप क्या कहना चाहते हैं। मैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस का जिक्र कर देता हूँ कि हम क्यों इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्या पॉसिबल वर्डिंग्स क्वेश्चंस में होती हैं। बेटा सज्जाद, हम कोशिश तो करेंगे ईद की वजह से एक आध दिन आगे पीछे करें, लेकिन देखें आपको अपनी पेस बढ़ानी पड़ेगी, और बहुत ज़रूरी है कि हम क्लास के साथ चलते भी रहें। ठीक है, एक आध दिन हम ईद की वजह से आगे पीछे करेंगे नेचुरली क्लास, लेकिन उस टाइम को आप यूज़ करें और अपने जितने लेक्चर्स रह गए हैं उन सब को देखें प्लीज़। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं क्या? These are timing adjustments only. To convert accrual figures into cash figures. I am sure जब आपको इनिशियली एनपीवी टीचर्स ने सिखाई होगी कैलकुलेशन, तो ये बात डिटेल में बताई होगी, मैं इसको सब रिफ्रेश कर रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल चेंजेस कोई एडिशनल इनफ्लोज या आउटफ्लोज नहीं है, राइट? दे आर ओनली टाइमिंग एडजस्टमेंट्स। जब भी मैं इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कैश फ्लो बनाता हूँ, इनडायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम बनाते हैं, आपको याद होगा हम कैसे चलते हैं। हम चलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से चलते हैं तो ऐड बैक कर देते हैं प्रॉफिट को, ये टैक्स के प्रोविजन को। उसके बाद हम ऐड लेस करते हैं नॉन कैश आइटम्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फिर गेन, लॉस ऑन डिस्पोजल, ये ऐड लेस हो रहे होते हैं, राइट? फिर आप कर रहे होते हैं टैक्स पेमेंट को, और भी प्रोविजन जितने होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन, और आप ऐड बैक कर देते हैं। फिर आप कहते हैं टैक्स पेड, क्योंकि एक्चुअल जो टैक्स पेमेंट वो डाल दी। फिर एक कॉलम आता है, फिर एक आपके पास हेडिंग आती है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट? इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम क्या अकाउंट फॉर करते हैं? हम कहते हैं इंक्रीज, डिक्रीज इन स्टॉक्स, राइट? अगर इंक्रीज है तो आउटफ्लो है, एसेट की डिक्रीज है तो इनफ्लो है। इंक्रीज डिक्रीज इन रिसीवेबल्स, इंक्रीज डिक्रीज इन पेएबल्स, या उल्टा चल रहा होता है, या इंक्रीज हो जाए तो बेनिफिट है, डिक्रीज हो जाए तो आउटफ्लो है, एंड सो ऑन। ये फिगर्स क्या कर रही हैं? ये फिगर्स इस प्रॉफिट की अक्रूवल फिगर को, प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल अकाउंटिंग, इसको कैश टाइम में कन्वर्ट कर रही हैं।
तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या करती हैं, जब हमें एनपीवी एनालिसिस कर रहे हैं हमें अल्टीमेटली चाहिए कैश फ्लो प्रोजेक्ट का। उसने प्रोजेक्ट के प्रॉफिट की आपको फिगर्स दी गई हैं लेट्स से 5 सालों की। अब आप सेल से चले, कॉस्ट सारी माइनस कर दी और अल्टीमेटली आप प्रॉफिट ही पे पहुंच रहे हैं ना। अब उस प्रॉफिट को मैं कैश में कैसे कन्वर्ट करूं, तो मैं वर्किंग कैपिटल चेंज, क्योंकि कुछ सेल्स ऐसे होंगी जो रिसीवेबल बन गई होंगी, कुछ आउटफ्लोज ऐसे होंगे एक्सपेंसेस जो पेएबल बन गए होंगे, अभी पेमेंट नहीं हुई, तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या करेंगी, उन अक्रूवल फिगर्स को कैश फिगर्स में कन्वर्ट करती हैं। ये वर्क सबसे पहले तो ये आती क्यों है, ये मैं बता रहा हूँ, ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कैश फ्लो में आती हैं। डायरेक्ट कैश फ्लो लिखूंगा तो मैं सेल्स नहीं लिखूंगा। जब डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है तो आप सेल्स नहीं लिखते, आप कहते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, कैश पेड टू सप्लायर, वो तो डायरेक्ट कैश की मूवमेंट होती है। इनडायरेक्ट में मैं प्रॉफिट से चलता हूँ, अक्रूवल फिगर से। तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस हेल्प करती हैं अक्रूवल फिगर्स को कैश फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब ये एडिशनल इनफ्लोज और आउटफ्लोज नहीं है, ये बात बताई गई है वर्किंग कैपिटल के लेक्चर में। ये क्या है, ये सिर्फ टाइमिंग एडजस्टमेंट्स हैं टू कन्वर्ट अक्रूवल फिगर्स इनटू कैश फिगर्स। तो लेट्स से अब मैंने प्रोजेक्ट के अपने हर साल का एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है, मेरी बाकी सारी फिगर्स आ गई। अब मैं डाल रहा हूं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मैंने डाली वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, वर्किंग कैपिटल बढ़ता गया लेट से, और यहाँ मेरी वर्किंग कैपिटल की रिकवरी हो गई। मैं बात ये की थी कि ये सारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस ओवर द प्रोजेक्ट लाइफ, जब भी मैं इनका यूं सम करूंगा, दे शुड ऑल एड अप टू 0, ये सब 0 होना चाहिए, क्योंकि ये एडिशनल इनफ्लोज या आउटफ्लोज नहीं है। जितने भी रेवेन्यू एंड कॉस्ट की फिगर्स हैं वो सारी प्रॉफिट में शामिल हैं। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये उन फिगर्स को टाइमिंग एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, अक्रूवल फिगर्स को कैश फिगर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर नॉट एडिशनल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो इन सब को जब भी मैं सम करूंगा इन सब का, ये टोटल ये हमेशा 0 होना चाहिए। कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कंपनी की पैदाइश से लेके मौत तक की जितनी भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं, लिक्विडेशन तक, वाइंडिंग अप तक, उन सबको जब आप टोटल करें तो वो 0 होना चाहिए। कंपनी के केस में ये बात हमें नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन चलती रहती है उसकी, जब तक वाइंडिंग अप ना हो। लेकिन इन केस ऑफ अ प्रोजेक्ट हैज अ लिमिटेड लाइफ, प्रोजेक्ट में आपको 5 साल 7 साल का प्रोजेक्ट है, जब आप सारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस उसकी ऐड करेंगे, जब अल्टीमेटली सारे रिसीवेबल्स रिसीव हो जाएंगे, पेबल्स पे आउट हो जाएंगे, स्टॉक खत्म हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल आखिर में 0 हो जाता है, यानी रिकवर हो गया, तो ये सारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस अल्टीमेटली दे मस्ट एड अप टू 0, राइट, दे मस्ट एड अप टू 0 वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये बात हमने कही है। फिर हमने दूसरी बात ये बताई है जफर कि कुछ क्वेश्चंस में हमें यहाँ इनकॉर्पोरेट क्या करते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गई कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, के वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर नॉट एडिशनल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, only timing adjustments to convert accrual figures into cash figures. They are not additional inflows or outflows. कि सेल्स कॉस्ट के अलावा कोई एडिशनल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज नहीं है। दे आर ओनली वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आर टाइमिंग एडजस्टमेंट्स टू कन्वर्ट योर अक्रूवल फिगर्स इनटू कैश फिगर्स। जफर ये बात क्लोज समझ में आ गई हमें? अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जब हम ये कैश फ्लोज बनाते हैं, जब हम ये वर्किंग कैपिटल इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वर्किंग कैपिटल की चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या, अगर आप दिसंबर की आपका ईयर एंड है तो हम कहते हैं 31 दिसंबर माइनस 31 दिसंबर लास्ट, राइट। 2022 का जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप कहेंगे 2022 के स्टॉक्स माइनस 2021 के स्टॉक्स, चेंज फॉर द ईयर। 2022 का रिसीवेबल माइनस 2021 का रिसीवेबल, चेंज फॉर द ईयर। 2022 का पेएबल माइनस 2021 का पेएबल, चेंज फॉर द ईयर। वर्किंग कैपिटल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं हम, क्लोजिंग फिगर्स नहीं डालते, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। बात क्वेश्चंस में आपको क्लोजिंग फिगर्स हर साल की गिवन होंगी, कहा जाएगा क्यूमुलेटिव वर्किंग कैपिटल। तो आप क्या करेंगे, हर साल का, जैसे ईयर 1 का अगर आपको और ईयर 2 का अगर आपको क्लोजिंग फिगर्स गिवन है
तो आप क्या करते जाएंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके चेंज फॉर द ईयर डाल देंगे। बार सिनेरियो में आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस या इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल का वर्ड यूज किया गया है। तो अगर आपको चेंजेस खुद दी गई है, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके दिया गया है, तो आपने उठाना है और उसे इनकॉर्पोरेट कर देना है, मजीद कुछ नहीं करना। तो अगर उसने खुद ही आपको चेंज फॉर द ईयर, जिसे इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, वो गिवन है, तो आप उसे उठाएंगे और हर साल का इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल जो गिवन है यानी चेंजेस गिवन है वो डाल देंगे। बाद औकात कहा जाएगा क्लोजिंग या क्यूमुलेटिव वर्किंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग फिगर्स हैं तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग पहले करेंगे, यानी चेंज फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे और फिर उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। इज दिस ओके जफर साहब? ये है बस मोटी मोटी बातें वर्किंग कैपिटल चेंजेस के हवाले से जो आपको पता होनी चाहिए। Right, any other question? So if there are no further questions, so we can close today's webinar now. आप सबसे दोबारा गुजारिश ये है कि अपने टाइम पे लेक्चर्स देखें, अपने आप को भी और अपने कोलीग्स को भी साथ साथ मोटिवेट करें कि दे शुड कीप पेस विद द क्लास, राइट? और ज़रूर बिलज़रूर ये वेबिनार अटेंड करें। इन वेबिनार में हम आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करते हैं एंड यू गेट टू नो व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट इज़ इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो 1 घंटा अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से 1-1.5 घंटा निकालें, अपने ख़ुद भी और अपने सारे दोस्तों से कहें जो क्लास में इनरोल्ड हैं। मेरा ख़्याल है 60+ लोग अब तक इनरोल हो चुके हैं और हो रहे हैं, और वेबिनार में आते हैं 10, 15, 20 लोग। तो बाकी दोस्तों से भी कहें कि दे शुड कम, दे शुड अटेंड एंड दे शुड आस्क क्वेश्चंस इफ़ दे हैव एनी, रादर देन कीपिंग ऑल द क्वेश्चंस फॉर एंड। वक्त के साथ जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस फ्रेश हैं, वो आप पूछेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। सो विद दिस वी क्लोज टुडेज वेबिनार एंड जो है ना, ईद उल अज़हा की आपको एडवांस बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।